नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वंदना आप लोगों के लिए लेके आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भाषा की उत्पत्ति की, भाषा के विकास की। तो आज वहीं से ही हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज बात करेंगे हिंदी भाषा की वर्णमाला की। वर्णमाला होती क्या है, वर्ण होते क्या हैं तथा वर्णमाला को आगे किन किन भागों में विभाजित किया गया है तथा एचपी में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्णमाला से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले भाषा हमने देखी थी कि भाषा होती क्या है। मनुष्य के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वह भाषा कहलाती है। फिर उसके बाद हमने देखे थे भाषा के रूप, भाषा का प्रकार तथा उसका विकास किस किस प्रकार से हुआ। तो भाषा के बाद अब बारी आती है वर्णमाला की। वर्णमाला होती क्या है, तो चलिए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि वर्णमाला होती क्या है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ये तो बात हुई वर्णमाला की परिभाषा की, पर वर्णमाला को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। भाषा हमने देखी थी विचारों की अभिव्यक्ति का साधन, और वर्ण की यदि परिभाषा की बात करें तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें या मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। वर्ण क्या हुए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वह क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्णमाला की यदि बात करें तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा, वर्णमाला। और वर्ण क्या हुए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है, जिस प्रकार हमने देखी कि भाषा को भी आगे विभाजित किया गया था, भाषा के भी प्रकार थे, उसी प्रकार वर्णमाला को भी आगे विभाजित किया गया है। इसके भी आगे दो प्रकार हैं। वर्णमाला को मुख्यतः बांटा गया है दो प्रकार से। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। वर्णों की यदि हम बात करें तो अ, क, ल, य, ये सभी हमारे पास क्या है, स्वर से पहले, व्यंजनों से पहले, ये सभी चीजें क्या है, वर्ण। पर वर्णमाला की परिभाषा में हमने देखा कि वर्णमाला है क्या, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। यदि इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम से लिखा गया है, क्रमानुसार लिखा गया है, तभी वह क्या है, वर्णमाला। अब इसके बाद बात की कि वर्णमाला को आगे विभाजित किया गया है, बांटा गया है कितने भागों में, दो भागों में। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो आइए अब देखते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है तथा वर्णमाला में इनको किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है। बात करते हैं स्वरों की, वर्णमाला के पहले भेद। स्वर परिभाषा की यदि बात करें तो वे ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। स्वरों की यदि परिभाषा की बात करें तो स्वर क्या कहलाते हैं, कौन स्वर होते हैं, वे ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, उच्चारित किया जा सकता है, वे ध्वनियां क्या कहलाएंगी, स्वर। और स्वर और व्यंजन होने से पहले सभी अक्षर जो हमारे पास हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। स्वर को हम देखें तो वे ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, और व्यंजनों की परिभाषा की यदि बात करें तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर हमने देखे ये कौन सी ध्वनियां हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, उच्चारित किया जा सकता है। और व्यंजन की परिभाषा की यदि बात करें तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में या जिन्हें लिखने के लिए
स्वरों की सहायता ली जाती है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने देखा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अब देखते हैं कि वर्णमाला में किन वर्णों को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है, किन वर्णों को व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए चलते हैं स्वरों और व्यंजनों की तरफ। स्वर हमने परिभाषा में देखे, ये कौन से वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे व्यंजन कौन से हुए व्यंजन? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाए? स्वरों की सहायता ली जाए। उन्हें लिखने के लिए किसकी सहायता ली जाए? स्वरों की सहायता ली जाए। वे हमारे पास क्या कहलाएंगे? व्यंजन। तो आइए देखते हैं स्वरों से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, व्यंजनों से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, उसके बाद स्वरों से हमें किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों का विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है तथा व्यंजनों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है तथा इनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। तो चलिए पहले बात करते हैं स्वरों की। स्वरों की परिभाषा हमने देखी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे? स्वर। तो आइए चलते हैं स्वरों की तरफ। स्वरों से हमें एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 स्वरों की संख्या, नंबर 2 स्वरों की कुल संख्या। तो स्वरों की संख्या की यदि बात करें, जब हमें पेपर में पूछा जाए स्वरों की संख्या, तो बात की जाएगी अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। जब बात की जाए स्वरों की संख्या की, तो यहां से लेकर यहां तक इन स्वरों की बात की जाएगी। और इनकी संख्या की यदि बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्वरों की संख्या की यदि बात की जाए तो स्वरों की संख्या हमारे पास 11। पर यदि पेपर में हमें पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या, तो ये जो लास्ट के दो स्वर हैं हमारे पास, अंग और अह, तो इनको मिलाकर स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 13। स्वर कौन सी ध्वनियां? वे ध्वनियां जिन्हें हम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और स्वरों की संख्या की यदि बात करें तो हमारे पास स्वरों की संख्या है 11 तथा स्वरों की कुल संख्या 13। फिर बात करें व्यंजनों की संख्या। व्यंजन सबसे पहले तो होते क्या हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वरों में हमारे पास जब संख्या की बात होती है तो बात होती है अ तक। पर जब बात की जाए स्वरों की कुल संख्या की, तो मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो अंतिम के दो स्वर हैं, अंग और अह, तो इनको भी स्वरों की संख्या में गिना जाता है। पर इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें अन्य कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह या विसर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब ये अयोगवाह या विसर्ग क्या होते हैं? वे वर्ण जो न तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, वे स्वर जो न पूर्णतः स्वर हो ना ही व्यंजन हो, वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या स्वरों में 2, या स्वरों की जगह यदि आपको ये पूछा जाए कि वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और कौन से 2? अंत में आने वाले दोनों स्वर, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, या अन्य किस नाम से जाना जाता है इन्हें? विसर्ग। तो ये बात थी स्वरों की संख्या एवं स्वरों की कुल संख्या। जब बात हो संख्या की तो अ से लेकर अ तक, और जब बात हो स्वरों की कुल संख्या की तो लास्ट के दो वर्ण या लास्ट के दो स्वर जिनको विसर्ग या अयोगवाह भी कहा जाता है, इनको भी स्वरों में ही गिना जाता है। ये तो बात थी स्वरों की।
अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये बात थी स्वरों की। स्वरों में हमने देखा कि इससे हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, स्वरों की संख्या और स्वरों की कुल संख्या। अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो जिस प्रकार स्वरों से हमें प्रश्न पूछा जाता है उसकी संख्या और कुल संख्या से, उसी प्रकार हमें व्यंजनों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों की संख्या और व्यंजनों की कुल संख्या। तो व्यंजन होते कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। जब हमें प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या, तो बात क से लेकर ह तक। जब हमें प्रश्न पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या, तो बात की जाएगी क से लेकर ह तक, और यह संख्या क से लेकर म तक। 5 लाइनें और हर एक लाइन में 5-5 अक्षर। तो इस हिसाब से क से लेकर म तक व्यंजनों की कुल संख्या 25। फिर इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो व्यंजनों की संख्या से जब हमें प्रश्न पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। जिस प्रकार स्वरों की संख्या थी 11, उसी प्रकार व्यंजनों की संख्या 33। पर जिस प्रकार पूछा गया था कि स्वरों की कुल संख्या, उसी प्रकार जब हमें पूछा जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या, तो ये जो हमारे पास व्यंजनों में 4 व्यंजन और रहते हैं, 34, 35, 36 और 37। तो व्यंजनों की कुल संख्या हमारे पास कितनी होती है? ये 37 न होके हमारे पास रहती है 39। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने बीच में कौन से 2 व्यंजन छोड़ दिए। तो वर्णमाला में जो हमारे पास ट वर्ग वाली लाइन आती है, इसमें हमारे पास 2 व्यंजन हैं, ड और ढ। ड और ढ। तो इन व्यंजनों को विसर्ग के साथ, ये जो इसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसके साथ और इसके बिना भी प्रयुक्त किया जाता है। वर्णमाला में या अक्षरों में कई बार इसको बिंदी के साथ और बिंदी के बिना दोनों तौर पर प्रयोग किया जाता है। और इसको जिस प्रकार हमारे पास यहाँ पर स्वरों में 2 व्यंजन, ये 2 स्वर थे, अंग और अह, और इनको स्वरों के साथ साथ क्या कहा जाता है? अयोगवाह और विसर्ग। तो उसी प्रकार हमारे पास व्यंजनों में भी ये 2 व्यंजन हैं, जिनको द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुणी यानी कि 2 प्रकार से प्रयुक्त होने वाले, यानी कि इनको बिंदी के साथ और बिंदी के बिना दोनों ही रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ एक शब्द जब हम लिखते हैं तो वहां पर इन्हें बिंदी के साथ लिखा जाता है, और कुछ एक शब्दों में इन्हें बिंदी के बिना भी लिखा जाता है। तो इन दोनों को 2 बार गिना जाता है, और इनके साथ ही व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39। तो हमने देखा कि स्वरों की संख्या कितनी? 11, व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। और यदि हमें पूछा जाए कि स्वरों और व्यंजनों वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो ये संख्या कितनी है? ये हो जाएगी हमारे पास 44। पर यदि हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, ये तो बात है कि सीधे सीधे पूछा जाए वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। पर यदि हमें पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या, तो कुल संख्या में स्वरों की कुल संख्या 13, व्यंजनों की कुल संख्या 39, और वर्णों की कुल संख्या हो जाएगी हमारे पास 52। तो पेपर में यदि आपको प्रश्न पूछा जाए संख्या, तो उस समय आपका सही जवाब क्या होगा? 44। पर यदि वर्णमाला से प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या, तो उस समय आपका जवाब 44 न होके क्या हो जाएगा? 52।
उस समय आपका जवाब 44 ना होके क्या हो जाएगा, 52। तो ये बात थी स्वरों की, व्यंजनों की, स्वरों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या, तथा स्वरों में जब कुल संख्या की बात की जाएगी तो अयोगवा और विसर्ग को भी गिना जाता है, और व्यंजनों में जब व्यंजनों की कुल संख्या की बात की जाए तो द्विगुणी और उत्क्षिप्त व्यंजनों को भी गिना जाता है। अब बात करते हैं वर्णमाला से बनने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने देखा वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला के कितने भाग हैं, स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं, तथा उनसे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है वर्णमाला कहलाती है। जब हमने वर्णमाला की परिभाषा की बात की तो हमने देखा कि वर्णमाला क्या होती है। पहली ऑप्शन से आपके पास वर्णों का समूह, दूसरी ऑप्शन स्वरों का समूह, तीसरी ऑप्शन व्यंजनों का समूह और चौथी ऑप्शन शब्दों का समूह। तो जब हमने देखी वर्णमाला की परिभाषा तो उसमें हमने देखा था कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला कहलाती है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्णों का समूह। फिर वर्णों में ही स्वरों को भी गिना जाता है, व्यंजनों को भी गिना जाता है। जब ये एक साथ पूछे जाएं तो वर्णमाला, वर्ण में ही स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, पर जब इसके विभाजन की बात की जाए तो स्वरों को अलग रखा गया है, व्यंजनों को अलग रखा गया है। तो वर्णमाला कहलाती है वर्णों का समूह। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो। ऑप्शन है स्वर, दूसरी ऑप्शन है व्यंजन, तीसरी ऑप्शन है वर्ण और चौथी ऑप्शन है ध्वनि। तो जब हमने देखा कि वर्णमाला होती क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, फिर उसके बाद हमने देखे थे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो, जिसे स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हमारे पास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वर्ण। स्वर हमने देखे, इसकी परिभाषा के माध्यम से हमने समझा कि स्वर होते क्या हैं, वे ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके। फिर व्यंजन हमने देखे, व्यंजन होते क्या हैं, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए। और वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं वर्णमाला के कितने भाग हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। पहली ऑप्शन है 1, दूसरी ऑप्शन 2, तीसरी ऑप्शन सी और चौथी ऑप्शन है 4। तो वर्णमाला जब हमने देखी तो आपने देखा कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भाग। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। तो इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी, वर्णमाला के कितने भाग हैं या कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, 2। अगला प्रश्न देखते हैं वे ध्वनियां जिन्हें मुक्त रूप से उच्चारित किया जा सके क्या कहलाती हैं। जब हमने देखी वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, तो इसकी परिभाषा में हमने देखी कि वे ध्वनियां जिन्हें मुक्त रूप से उच्चारित किया जा सके वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं, स्वर। वे ध्वनियां जिन्हें मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके क्या कहलाती हैं, स्वर। तथा वे ध्वनियां जिन्हें लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए वे ध्वनियां क्या होती हैं, व्यंजन। और ऑप्शन डी आपके पास है शब्द। शब्द होता क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह। पहले वर्ण, वर्णों के बाद इनको विभाजित किया गया स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णों को मिलाकर जहां पर 2 या 2 से अधिक वर्ण आए और अर्थ के सहित हो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, शब्द। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
स्वरों की कुल संख्या कितनी है? जब हमने देखे स्वर हैं क्या, मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनियां। स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की संख्या। तो यहाँ पर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? स्वरों की कुल संख्या। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वरों की कुल संख्या 13, जिसमें विसर्ग और अयोगवाह को भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 13। यदि आपको पूछा जाए स्वरों की संख्या तो उस समय आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 11। पर यहां पर पूछा गया है स्वरों की कुल संख्या, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न व्यंजन है। जिस प्रकार हमने देखा था स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है मुख से निकलने वाली ध्वनि, ऑप्शन बी स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियां, ऑप्शन सी मुक्त ध्वनियां और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यंजन की परिभाषा में हमने देखा था कि व्यंजन होते क्या हैं? वे ध्वनियां जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारे पास है व्यंजनों की संख्या। जब हमने व्यंजन देखे तो उसमें हमने दोनों प्रश्न देखे थे, व्यंजनों की कुल संख्या और व्यंजनों की संख्या। तो यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजनों की संख्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यदि यहां पर आपको पूछा जाता कि व्यंजनों की कुल संख्या, तब हमारे पास सही जवाब होता ऑप्शन डी। पर यहां पर बात की गई है व्यंजनों की संख्या, तो क से लेकर म तक सभी, जिनकी संख्या कितनी है? 25। इसके बाद य, र, ल, व और श, श, स और ह। जब आपको पूछा जाए व्यंजनों की संख्या तो बात कहां से लेकर कहां तक? क से म तक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो रहेगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग और अह क्या कहलाते हैं? जब हमने बात की थी स्वरों की तो उसमें हमने देखा था कि जो अंतिम के 2 स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह के साथ साथ इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? विसर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अयोगवाह या विसर्ग। तो ये थे वर्णमाला से बनने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि हमने देखा वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला के भाग कितने हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तथा स्वरों से किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, व्यंजनों से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, तथा इसके साथ साथ हिमाचल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी के लिए ज्वाइन करें हमारे एजुकेशन पॉइंट एकेडमी को, जहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।